मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमर संतोष मराठे और आज आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये केसेस जो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग केसेस है। ये रेमेडी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत काम की ये रेमेडी है। तो अगर हम इस रेमेडी को इन एंड आउट समझेंगे तो मुझे यकीन है कि आप भी इस रेमेडी को बहुत इजी तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि लिटरेचर में जब हम इस रेमेडी को पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं, मगर ये रेमेडी हमें कैसे दिखेगी, अगर सामने कोई पेशेंट आता है तो हम ये रेमेडी को कैसे दे सकेंगे। इसलिए ये जो हम वीडियोस बनाते हैं या ये जो हमने जो चैनल खोला है उसका मोटिव ही यही है कि प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रेमेडी, कि हम वो रेमेडी को प्रैक्टिकली समझेंगे और कैसे देते हैं, किस वजह से हम वो पेशेंट को देते हैं, इसके बारे में आज हम सोचेंगे। तो ये जो पेशेंट है ये मेरे पास जब आया था तो लॉकडाउन का पीरियड था और लॉकडाउन के पीरियड में जैसे कोरोना जैसी बीमारी चल रही थी तो आपको पता है कि कैसी वो स्थिति थी। तो ये क्या हुआ था ना कि ये पेशेंट ने मुझे कॉल किया और कॉल करने के बाद में वो रो रहा था बहुत। तो मैंने बोला कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्या ऐसा, क्योंकि उनके रिलेटिव्स का मुझे पहले फ़ोन आया था कि सर ये जो मेरा जो भाई है तो उसके बारे में आप देखो, क्योंकि उसको अभी वो घर से बाहर निकल नहीं रहा है, घर पे अकेला अकेला बैठ रहा है, किसी से बात करना नहीं चाहता है, कुछ कर नहीं पा रहा है। तो हालांकि ये डॉक्टर है, अभी वो क्लिनिक पे भी नहीं जा रहा है। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप उनको फ़ोन दो, फिर मैं उनसे बात करता हूँ। तो मैंने जैसे ही उनसे बात करना शुरू किया तो वो रो रहा था। तो मैंने बोला कि आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है, क्या चल रहा है लाइफ में। तो उसने मुझे बताया कि सर कैसा है कि अभी जैसे कोरोना चल रहा है तो हम घर पे अकेले थे। जैसे मेरे फैमिली में मैं, मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी मिसेस और हम साथ में रहते थे। तो क्या हुआ कि एकाएक मेरे पिताजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उनको सर्दी खांसी हो गई थी। तो जैसे कि मैं खुद डॉक्टर हूँ तो मैंने उनको कुछ दवाइयाँ दी, मगर मुझे जैसे लग रहा था कि ये वैसा नहीं ठीक हो रहा है। तो मैंने उनको बोला कि ये घर पे मैनेज होने वाला नहीं है, हम इसकी कोरोना टेस्ट कर लेते हैं। मगर पिताजी बोल रहे थे कि नहीं, मुझे कोरोना की कोई टेस्ट करवानी नहीं है। फिर भी मैंने उनकी कोई बात सुनी नहीं और मैंने उनको एडमिट कर दिया। और जैसे ही हमने कोरोना की टेस्ट की तो पता चला कि इनको कोरोना है। और हमने फिर उनको जैसे ही एडमिट किया तो डॉक्टर ने बोला कि कफ बहुत ज़्यादा है, तो इनका एक एमआरआई को एक सीटी कर लेते हैं। तो सीटी के बाद में एक जो स्कोर आया था उनका वो काफ़ी बड़ा हुआ था। तो डॉक्टर ने बोला कि ये यहाँ पे मैनेज होने वाला नहीं है, आप कोई अच्छे से कोविड सेंटर में इसको एक दाखिल कर दो। तो वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि डॉक्टर साहब कोई भी कोविड सेंटर में जगह नहीं थी। फिर भी कैसे तो भी मैंने मैनेज किया। मगर पिताजी बोल रहे थे कि मुझे नहीं एडमिट होना है, कोई हॉस्पिटल में नहीं जाना है, तू मुझे लेके चल, हम घर पे ही मैं रह के खुद से ही ठीक हो सकता हूँ। मगर मुझे पता था कि ये घर पे नहीं होने वाला है, तो मैंने डिसीजन ले लिया और फिर मैंने उनको कोविड सेंटर में उनको भर्ती कर दिया। तो दिन प्रतिदिन चीज़ें बद से बदतर होने लगी थी। और डॉक्टर ने बोला कि अभी इनको रेमडेसिविर देना है या बाकी की जो भी चीज़ें हैं
मैंने बहुत प्रयास करके सब चीज़ें मैनेज की। और जब भी मैं उनसे मिलने जाता था तो वो बोल रहे थे कि नहीं, मुझे यहाँ पे मत रखो, यहाँ पे अच्छा ये नहीं है, कोई एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, और डॉक्टर लोग भी बहुत अच्छे से नहीं देख रहे हैं। फिर भी मैंने उनको बोला कि नहीं, आपको ठीक होना है तो आपको यहीं पे रुकना है। और फिर स्टाफ वाले भी बोलने लगे थे कि सर आप मत आया करो यहाँ पे, क्योंकि जब आप आते हो तो फिर ये इनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ये एक ही रेट लगा के रखते हैं कि मुझे अभी घर लेके चलो, घर लेके चलो। तो फिर उस दिन जब मैं वहाँ से निकला तो मैं उनकी तरफ देख रहा था, तो ये बोल रहे थे कि नहीं, अभी आप मुझे लेके चलो। और फिर जैसे ही वो डॉक्टर ने बोले थे कि आप आओ मत, तो 2 दिन में उनसे मिलने नहीं गया। और यही 2 दिन में उनकी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई। फिर डॉक्टर का मुझे फ़ोन आया कि सर आप अभी उनको वेंटी पे शिफ्ट करते हो, आप आ जाओ। तो मैंने उनको जब वो हालत में देखा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या ना करे। डॉक्टर ने भी बहुत प्रयास करे। और फिर अगले सुबह में पिताजी चल बसे। तो मेरे लिए ये काफ़ी शॉकिंग था। बहुत ये बुरा लगा मुझे कि मैंने इतना प्रयास करके भी पिताजी बच नहीं पाए। और फिर मैं अंदर से बहुत टूट गया। फिर तब से अभी तक मैं यही सोच रहा हूँ कि काश, क्या मैंने गलती कर दी, काश अगर मैं उनसे उनकी बात समझ लेता था। उनकी जो लास्ट ख्वाहिश थी कि मुझे घर पे लेके चलो, घर पे लेके चलो, डॉक्टर साहब क्या बताऊँ। घर पे तो छोड़ो, घर तो देखा भी नहीं उन्होंने। जैसे ही एडमिट हुए थे वैसे ही हॉस्पिटल वालों ने अंतिम संस्कार के लिए बॉडी यहाँ पे डायरेक्टली लेके गए स्मशान भूमि में। कोई रिलेटिव्स नहीं था, सिर्फ मुझे बुलाया गया और वैसे ही उनके अंतिम संस्कार हो गए। तो ये चीज़ें ना अब बहुत, मुझे अभी बहुत बुरा लग रहा है। ये सोच सोच के ही मैं काफ़ी दुखी हो रहा हूँ। और क्या बताऊँ डॉक्टर साहब, काश मैंने नहीं लिया ये डिसीजन, कि मैं अगर नहीं ले जाता था उनको हॉस्पिटल तो शायद वो बच जाते थे। तो यही चीज़ें अभी मुझे परेशान कर रही है। ये तकलीफ़ मुझे हो रही है कि मैंने बहुत गलती कर दी, नहीं होना चाहिए था ये। अरे यहाँ पे हो जाता था कुछ तो भी चल जाता था घर पे, वहाँ पे रह के भी क्या हुआ ना डॉक्टर साहब, क्या मतलब था इतना सब करके, क्या हुआ मेरे से। तो ये पहली केस थी। और फिर मैंने उनको एक रेमेडी दी। सेम वही दौरान एक और केस मेरे पास आई। वो भी डिप्रेशन में था वो पेशेंट। तो मेरे एक फैमिलियर पेशेंट थे, तो उनका ये रिलेटिव्स था। और उनके भी पिताजी कोरोना के दौरान चल बसे थे। तो वो आए मेरे पास, तो उन्होंने बोला कि सर ये इनको आप देख लो, इनका कॉन्फिडेंस अभी बहुत कम है, ये काम पे नहीं जा रहे हैं। हालांकि वो रेलवे में काम कर रहा था वो बंदा, स्टेशन में इंचार्ज था। तो मैंने बोला कि बताओ क्या हुआ है लाइफ में। तो पेशेंट तो कुछ बोल ही नहीं रहा था। तो उनके जो रिलेटिव्स थे क्लोज, तो उन्होंने मुझे बताया कि सर क्या हुआ ना कि कोरोना में जैसे ही ये चल रहा था तो ये मुंबई में थे और लॉकडाउन का समय था। लॉकडाउन के समय में स्ट्रिक्टली सब लोग क्वारंटाइन थे, किसी को आने जाने की कोई परमिशन भी नहीं थी। और उसी दौरान क्या हुआ ना कि इनके पिताजी जो थे, यानी 2 भाई है, एक भाई तो यहाँ पे रहता है जलगांव में और ये मुंबई में जॉब के लिए रहता है। तो उनके भाई का फ़ोन आया कि पिताजी को ऐसे ऐसे एडमिट किया है। ये काफ़ी क्लोज था पिताजी से। तो फिर भी उन्होंने बहुत प्रयास किया कि मैं आऊँ क्या,
मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। पिताजी बोल रहे थे कि तू अगर आता है तो अच्छी बात है। तो मगर इतना स्ट्रिक्ट था सर कि किसी को कोई परमिशन भी नहीं मिल रही थी आने की। और उसी दौरान इनको अस्पताल में एडमिट किया। और विद इन 3 days सर, 3 ही दिन में उनका ये ऐसा हुआ कि वो बच नहीं पाए। तो मुझे आखिरी बार उनको यानी खुला आंखों से देखना भी मुझे नसीब नहीं हुआ। या वो बोल रहे थे कि तू आ, मगर मैं आया नहीं पाया। और डायरेक्टली फिर मैं उनके अंतिम संस्कार में गया। तो वो जब मैंने देखा वो पूरा सिचुएशन कि हम दोनों ही भाई थे वहाँ पे और फिर पिताजी थे, तो ये नज़रिया देख के मैं बहुत हिल गया। तो तब से ये जो पेशेंट है, तो ये पेशेंट यानी उसकी स्थिति ऐसे ही हुई है। तो पेशेंट ने जो बातें की मुझसे उसके बाद में, जब रिलेटिव्स ने ये सब चीज़ें बताई, उसके बाद में फिर पेशेंट ने यही चीज़ें मुझे बताई कि सर अभी बहुत बुरा लग रहा है। इतना बुरा लग रहा है कि काश मैं उनके पास होता था, क्योंकि एक कभी ऐसा हुआ नहीं कि उनको कोई तकलीफ़ हो रही है और मैं उनके पास नहीं था। आज तक इतना कभी भी हुआ नहीं। उनके हॉस्पिटल में बहुत बार वो एडमिट हुए थे तो मैं ही उनके पास रहता था। मगर अभी इतना बुरा लग रहा है कि काश मैं अगर वहाँ पे होता तो कुछ कर पाता था क्या, उनको ही मुंबई में लेके आता था क्या, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर के पास दिखा देता था क्या, अच्छा हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर देता था क्या। ये सब चीज़ें सोच सोच के ना बहुत बुरा लग रहा है। और ये तो मेरे लिए तो काफ़ी शॉकिंग था। तो ये एक केस थी। ये रेमेडी है साइक्लामैन। तो चलो साइक्लामैन के बारे में सोचते हैं। एग्जैक्टली साइक्लामैन रेमेडी क्या होती है। तो जैसे कि एलन स्किनोट में हमने देखा है कि साइक्लामैन में बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा है कि एलिमेंट फ्रॉम सप्रेस ग्रीफ, कि जो दुख होता है साइक्लामैन को, कोई खोने का, कोई जाने का, तो वो जो दुख होता है वो अपने अंदर ही अंदर रख देता है। तो ये जो सप्रेस ग्रीफ है ना साइक्लामैन में, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। और उसके साथ में उन्होंने एक और बहुत ही बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया है एलन ने, कि टेरर ऑफ कंसाइंस। तो टेरर ऑफ कंसाइंस है ना, ये बातें आप अगर समझ लेते हैं तो साइक्लामैन आपको समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली ये टेरर ऑफ कंसाइंस चीज़ क्या है। कंसाइंस यानी अंतरात्मा, जो आपको झंझोड़ देती है, जो आपको कहती है, जो आपको लगता है ऐसे कि मैंने कुछ गलत कर दिया है, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग्स, कि ये जो भी कुछ हो गया है इसके लिए जवाबदार मैं ही हूँ। तो ये जो अंदर ही अंदर जो चलता है ना, तो इसको ही टेरर ऑफ कंसाइंस करते हैं कि तूने गलती की है, तेरी वजह से ये लोग अभी नहीं रहे हैं। ये दोनों भी जो मैंने आपको केसेस बताए, तो उनमें ये चीज़ बहुत कॉमन थी। और ये यही चीज़ की वजह से सभी जो पेशेंट थे वो डिप्रेशन में आ गए। इससे उनको ऐसा लगता था कि मैंने जो मेरा कर्तव्य है, जैसे सेकंड केस में जो वो आदमी बोल रहा था कि ऐसा एक भी दिन ऐसा हुआ नहीं कि मैं मेरे पिताजी के पास नहीं था जब वो बीमार थे। तो और यही दौरान मैं कैसे नहीं उनके पास रहा, तो मैंने मेरी जो ड्यूटी है उनके प्रति वो निभाई नहीं। ये चीज़ उसको खाई जाती है। पहले केस में भी वही चीज़ थी कि पिताजी बोल रहे थे कि नहीं मुझे यहाँ पे मत रखो, मैं घर पे चलता हूँ। मगर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, घर पे ट्रीटमेंट नहीं होगी, वहाँ पे ही आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से होगी। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। कहीं पे मेरी से चूक हो गई है, बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। ये जो बात है ना, वो खुद को दोषी समझता है। दिस इज डिलीजन क्राइम, ही हैज़ कमिटेड अ क्राइम, डिलीजन क्रिमिनल ही इज। तो वो खुद को दोषी समझता है, खुद को क्रिमिनल समझता है।
उसके साथ में एंजाइटी कंसाइंस ये बहुत चलता है, और यही फेज में पेशेंट हमारे पास आता है। साइक्लामेन के जो भी केसेस आपके पास आएंगे या जो मेरे पास आते हैं, तो यही फेज में आते हैं, एंजाइटी कंसाइंस ऑफ, कि उनको ऐसा लगता है कि कोई तो भी चीज़ हमने गलत कर दी है, और उसको वो ऐसा लगता है कि उसके लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद है। मैं ऐसा ना करता तो ऐसा ना होता, मैंने ऐसा क्यों किया। इसके लिए भी एक रूब्रिक है हमारे पास कि डेल्यूजन, और डेल्यूजन नहीं, ब्रूडिंग ओवर हिज इमेजिनरी ट्रबल्स, कि उस वो इमेजिन करते रहता है जो भी कुछ घटना हुई है, उसके बाद में इमेजिन करते रहता है, और उसके ही बारे में सोच सोच के परेशान होते रहता है कि काश ये होता, काश वो होता, ये ऐसा ना होता तो कैसा होता। तो यही चीज़ें में साइक्लामेन घिर जाता है। ये चीज़ आप समझो, बहुत ही इम्पोर्टेंट है साइक्लामेन की। इसके लिए जो हमारे स्टॉलवर्ड है, जो हमारे टीचर है, उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि साइक्लामैन का जो ग्रीफ होता है, या साइक्लामैन जो खुद को दोषी समझता है, खुद को क्रिमिनल समझता है, तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ है ना, वो एक जैसे हम बोलते हैं कि एक अननेसेसरी ग्रीफ है वो उसके लिए। यानी प्रॉब्लम बड़ा है, मगर वो जो चीज़ सोच रहा है वो अननेसेसरी है। क्योंकि जैसे अभी ये जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत ध्यान से आप सुनो तो समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मैं ये क्यों बता रहा हूँ। क्योंकि देखो सिचुएशन क्या है, कोरोना में कोई घर पे नहीं रखता है पेशेंट को। गवर्नमेंट वाले को जैसे ही पता चल जाता था तो उन्होंने वैसे भी उनको क्वारंटाइन करके एडमिट ही करना था। तो इसने वो डिसीजन लिया, पहले जो डॉक्टर था उनका लड़का, उसने वो डिसीजन लिया, उसके लिए वो डिसीजन सही था। ट्रीटमेंट भी अच्छे से हुई, उसने काफ़ी सारी चीज़ें की जो कि उस दौरान पॉसिबल भी नहीं था। रेमडेसिविर लाना, वो लगाना, बेड नहीं मिल रहा था, उसकी अरेंजमेंट की। यानी उसने वो सब पार्ट जो था वो बहुत अच्छे से निभाया। रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियस में भी साइक्लामैन है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि उसने वो चीज़ की नहीं। खाली एक ही चीज़ उसको ऐसा बार बार सोच के ऐसा लगता था कि पिताजी जब बोल रहे थे कि मुझे घर पे लेके चलो, मुझे घर पे रहने दो, तो वो चीज़ उसको बहुत सता रही थी। तो ऐसी तो कोई चीज़ नहीं थी कि उसने कुछ तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है वहाँ पर रख के, या कुछ ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए थी वो उसने की है, ऐसा नहीं था। फिर भी ये चीज़ वो सोच सोच के परेशान होता है, दिस इज़ अननेसेसरी ग्रीफ। मगर पेशेंट को ये नहीं समझता है, पेशेंट उसमें ही एंटेंगल होते जाता है, उसमें भी ही वो धंसते चला जाता है। तो ये चीज़ है ना, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए कि एग्जैक्टली ये कौन से फेज में पेशेंट हमारे पास आ रहा है, और उसका एग्जैक्टली ग्रीफ क्या है, वो सही है या वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है उसके बारे में, या वो अननेसेसरी सोच रहा है। क्योंकि उसके हाथ में कुछ नहीं था, जो भी कुछ हुआ है उसमें उसकी, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई गलती हो, या उसने खुद ने कुछ ऐसा प्रयास करके उससे कुछ घटना घटी है, ऐसा किसी भी केस में नहीं था। तो ये चीज़ें हो गई, मगर उसके लिए ये खुद को जवाबदार समझ रहा है, वो खुद को कोस रहा है। यही साइक्लामैन होता है। डिलीजन, ही हैज़ निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर, उसके बाद में वो बिजनेस करना छोड़ देता है। बिजनेस इनकैपेसिटी फॉर ऐसा एक रूब्रिक है। वो घर पे रहता है। कंपनी एवर्जेंट टू सॉलिट्यूड, डिज़ायर फॉर ओपन एयर एग्रेवेशन, बाहर जाना बंद कर देता है। ओपन एयर यानी खुली हवा, खुली यानी मिलजुलना, सब लोगों से बातें करना, वो छोड़ देता है। क्योंकि उसे लगता है कि यार मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, और उसके लिए मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। एक और बहुत ही प्यारा, एक अच्छा सा रूब्रिक है कि डिलीजन, ग्रेट ट्रबल हैड कम ओवर हिज हेड, जैसे कि कोई बड़ी चीज़ उसके साथ में घटित हो गई है, और वो उस चीज़ से लेके बहुत परेशान हो रहा है। डिलीजन, अलोन इन द वर्ल्ड,
अभी मैं अकेला हो गया हूँ, मेरे साथ में कोई नहीं है, यही सोच सोच के ना साइक्लोमैन परेशान होता है। अमेनोरिया के दो तीन बहुत ही अच्छे से रूब्रिक है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि एंजाइटी अमेनोरिया ड्यूरिंग, और उसके साथ में डिजीनेस अमेनोरिया ड्यूरिंग। तो ये अमेनोरिया क्या हो जाता है ना, इसका मेटाफोरिकल मीनिंग थोड़ा हम समझेंगे तो थोड़ा और हम साइक्लोमैन के बारे में सोच सकते हैं। अमेनोरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ मेंसेस। जब तक मेंसेस चल रहा है तब तक हम क्या बोलते हैं ना कि वो जो पर्सन है, वो जो लेडी है, वो वायबल है, वो प्रोडक्टिव है, वो कुछ चीज़ें कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं ना, ये मेंसेस हमें बता देता है। और जैसे ही मेंसेस बंद हो जाते हैं तो उसकी प्रोडक्टिविटी रुक जाती है, वो किसी काम का नहीं रहता है। तो जब वो कुछ कर नहीं पा रहा है, एंजाइटी चिल ड्यूरिंग में भी साइक्लोमैन है, जब सिचुएशन बहुत निगेटिव है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कोई रेज ऑफ होप नहीं दिख रहा है, सब ठंडा ठंडा हो रहा है, जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई उठाव नहीं है धंधे में, सब बैठा बैठा ही है, कोई खरीदारी नहीं हो रही है, सब ठंडा है बिजनेस, तो ये चीन है ना। तो ये निगेटिव में हम जब देखते हैं तो पेशेंट को बहुत एंजाइटी होती है कि अब मैं ऐसे कैसे जाऊँ। एंजाइटी फ्यूचर में भी उसको डाला गया है, तो कैसे मैं आगे बढ़ूँ, अभी ये चीज़ों में कैसे टैकल करूँ। सैडनेस एज इफ ग्रेट क्रिमिनल, जैसे कि वो इतना दुखी हो जाता है, इतना सैड हो जाता है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा पापी समझने लगता है कि मैं बहुत पापी हूँ, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ये चीज़ है ना, ये साइक्लोमैन का पूरा कोर है। यही साइक्लोमैन की जर्नी है जो शुरू हो जाती है जब वो रिस्पॉन्सिबली सबको साथ में लेके चलता है और सभी चीज़ें वो खुद से करने का प्रयास करता है, मगर कोई अघटित घटना जब ऐसे उससे घटित हो जाती है तो फिर उसको ये परेशानी हो जाती है। फिर वो खुद को वो रिस्पॉन्सिबल समझने लगता है, क्रिमिनल समझने लगता है, निगलेक्टेड ही इज ड्यूटी में साइक्लोमैन है। तो ये सब चीज़ें ही साइक्लोमैन का कोर है। तो साइक्लोमैन का यही जिस्ट है। तो आज हमने ये साइक्लोमैन के बारे में सोचा। आपके भी जो भी कुछ केसेस है ऐसे आपके पास आए होंगे या आने वाले हैं, तो ये दवाई का आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकेंगे। काफ़ी बढ़िया रेमेडी है और बहुत क्विक रिजल्ट आते हैं। ये तीनों केसेस में जब पहला ही फॉलोअप था तो तीनों केसेस में पेशेंट उसके जो डिप्रेशन से वो बाहर आ गया, वो बाहर जाने लगा, वो घुलने लगा, बातें करने लगा, और उसका जो कॉन्फिडेंस था वो वापस से रीगेन हो गया। और जब मैंने ये पूरा रेट्रो देखा, पूरा साइक्लोमैन की जब मैं रूब्रिक देख रहा था और रूब्रिक से मैंने जब ये केसेस शेयर की तो एक अच्छा रूब्रिक उन्होंने मुझे बताया, एक ध्यान में आ गया। अटैच फादर्स, चिल्ड्रन आर अटैच टू द फादर। देखो कैसा हो जाता है ना, अगर रेमेडी राइट है तो सभी एंगल से वो फिट बैठेगी। और फॉर्चुनेटली दोनों भी जो केसेस थे वो फादर से रिलेटेड थे। डोंट मेक अ रूल कि अगर मदर है तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। फादर से जुड़ाव है साइक्लोमैन को। फादर फिगर क्या होती है ना, वो अगर आप समझेंगे कि एक फादर सपोर्ट होता है, वो छाया देता है, वो आपके साथ में खड़ा रहता है, आपके प्रॉब्लम्स के लिए वो लड़ता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस देने वाला बंदा होता है ना, ये फादर फिगर है। तो ये जो भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो चले जाते हैं लाइफ से, तो साइक्लोमैन को बहुत दिक्कत देती है। उसको ऐसा लगता है कि अभी कोई बचा नहीं, मैं अकेला रह गया हूँ और मेरे साथ में अभी कोई नहीं है। तो ये जर्नी है साइक्लोमैन की। आपके भी कुछ ऐसे केसेस है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। और मैं वापस से ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप ये शेयर करो, ये वीडियोस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, कमेंट सेक्शन में लिखो। धन्यवाद।